energy per nucleon, you take binding energy per nucleon, you will take on the y-axis this part. Okay, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाई एक्सिस पे आप ले लीजिए इन MeV, एंड ऑन एक्स एक्सिस मास नंबर, और आप उसे प्लॉट करोगे तो ऐसा नेचर आपको मिल रहा है हमें। अब हमारा क्वेश्चन था कि भाई ये क्यों ऐसा आ रहा है, किसी के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लाइट आ रही है, कम आ रही है, किसी के लिए हैवी आ रही है, और मास नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो कम होती जा रही है। तो क्या रीज़न है उसके पीछे, व्हाट आर द बेसिक रीज़न दैट। तो हमने देखा कि भाई जो साइंटिस्ट ने इनपुट दिया है थियोरेटिकली, और उसने थोड़े एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स भी यूज़ किए, तो किन बंदों ने जो जो अप्लाई किया है और क्या कंसेप्ट लिया है उसी बेस पे हम जा रहे हैं। और जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो वेज सर ने दिया है, और अकॉर्डिंग टू वेज सर उन्होंने क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी कंसेप्ट लिया है, एंड दी ही टेक द कंसेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू कंसेप्ट। तो वही हमने लास्ट क्लास भी डिस्कस कर लिया था कि वेज सर ने वॉल्यूम टर्म ले लिया। अब यहाँ पर उन्होंने पहले क्या क्वेश्चन किया कि पेयर्स वहाँ पे सबके बन रहे, पहला कंसेप्ट ये था, वो हम शॉर्टली वी डिस्कस दैट पार्ट कि नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन रहे हैं अंदर, प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है, तो क्या वो पेयर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमने देखा था कि पेयर्स के लिए हम जब बात करते हैं तो पेयर्स कैलकुलेट करना रहता है। ओके, तो दैट इज अ प्रोपोर्शनल टू पेयर्स, जैसे फाइंड करना है कि ए मास नंबर है तो ए इंटू ए माइनस 1/2, और उसे मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर आएगा। तो एग्जैक्टली नॉट दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, बट दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। वो वहाँ पर वॉल्यूम टर्म में हमने देखा कि उन्होंने एक कंसेप्ट लिया है कि एज बाय कंसिडरिंग द पेयरिंग, ओके, स्मॉल n न्यूक्लियंस, तो an/2 और बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। ओके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आप लो तो प्रोपोर्शनल, ओके, हम ले सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी एज पर द वॉल्यूम टर्म वी टेक। वंस अगेन वी कैन गो फॉर द डिस्कशन कि भाई उन्होंने देखा कि भाई जब आप वॉल्यूम टर्म कंसेप्ट लेते हो तो वहाँ पे उन्होंने रिजल्ट मिल रहा है एज यू कंसिडर द वॉल्यूम टर्म। By considering this volume term, he found that binding energy is equivalent to ये constant AV into A। ओके, और बाइंडिंग ये AV जो है वो कांस्टेंट है, उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू रहती है 15.5 MeV। लास्ट वी गो फॉर दिस कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट जो भी है उनके लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक वॉल्यूम टर्म के लिए रिजल्ट ये मिल रहा था। फिर उन्होंने देखा कि सिर्फ वॉल्यूम टर्म से बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट वहाँ पर क्या रहता है कि जब आप सरफेस न्यूक्लियंस की बात करते हो तो सरफेस न्यूक्लियंस क्या करता है, बाइंडिंग एनर्जी कम करता है, क्योंकि आप टोटल काउंट करते हो n/2, वो सेंटर के लिए सही है, लेकिन जब आप हायर सरफेस न्यूक्लियंस के लिए आप कैलकुलेट करोगे तो बाइंडिंग एनर्जी कम करता है। तो बाय इंक्लूडिंग द सरफेस टर्म, by including the surface term, he got the result surface area, और उनके concept वहाँ पर हमने discuss किए last class। The result for the binding energy he got as a, that will be, वो कम करती है binding energy minus as a raised to 2/3, okay, by calculating the surface term। अब फिर कोलम्बिक इंटरेक्शन और कूलम्ब टर्म वहाँ पर लेते हैं, और कूलम्ब टर्म मैक्सिमम यू फाउंड इन बिटवीन दी प्रोटॉन पार्ट, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सिव फोर्स, और रिपल्सिव फोर्स होता है वो भी बाइंडिंग एनर्जी कम करता है। तो आप पेयर्स ऑफ प्रोटॉन्स कितने बन रहे हो वो फाइंड कर लीजिए, और वहाँ पर आप पोटेंशियल का भी नेचर रहता है वो भी आप इंक्लूड कर लीजिए। तो जो हमें रिजल्ट मिल रहा था बाय कूलम्ब टर्म इंक्लूडिंग, आई विल डायरेक्टली राइट दैट रिजल्ट जो हमने डिराइव किया था, z इंटू z-1, ओके, डिवाइड बाई a रेज टू 1/3, हमें ये रिजल्ट्स मिल रहे थे। अब हमें देखना है कि भाई ये कंसेप्ट को हम ले लेते हैं क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और पूरी उसकी एक कंसेप्ट लिखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी जो मिल रही है दैट वी कैन गेट अ रिजल्ट दैट इज AV इंटू A माइनस AS इंटू A raised to 2/3 minus, you can add the Coulombic term AC, that will be constant term, Z into Z-1, और 1/r जो था उसको हम लेते A raised to 1/3।
ये कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास ये हमने डिस्कस किए थे अप टू दिस टर्म। अब यहाँ पर ये पूरी जो कंसेप्ट है दिस विल बी द क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं। ये जो तीनों टर्म जो है, ओके, इफ यू गो फॉर दिस थ्री टर्म्स दे आर नथिंग बट द क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब उससे आप यहाँ पर उन्होंने ग्राफ भी प्लॉट करके देखा था कि यार एग्जैक्टली ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं नेचर में वो मिल रहे कि नहीं मिल रहा। तो मैंने लास्ट क्लास भी ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताया था। वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन कि आप इन तीन फार्मूला जो हमने लिया है, तीन टर्म, वॉल्यूम टर्म, सरफेस टर्म एंड द कूलम्बिक टर्म, और उसे आप प्लॉट करोगे और कैलकुलेशन के साथ विद एक्सपेरिमेंटली, तो कुछ आपको 15 या 15 MeV से ज़्यादा पे आपको वॉल्यूम टर्म मिलेगा। वी में लिख देता हूँ, ओके। फिर उससे कम पे आप देखोगे तो ऐसा एक नेचर मिल रहा था। जो सरफेस आप इंक्लूड करोगे तो बाइंडिंग एनर्जी कम तो होगी, लेकिन नेचर कुछ ऐसा आ रहा है। जब आप कूलम्बिक टर्म कर रहे हो तो कुछ ऐसा तो नेचर मिल ही जा रहा है। ये सरफेस के लिए मैं एस लिख रहा हूँ, और फिर वॉल्यूम माइनस सरफेस तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। देन वॉल्यूम माइनस सरफेस माइनस कूलम्बिक टर्म, तो आपको ये जो थर्ड रिजल्ट है कूलम्बिक टर्म ऐड करोगे सी, ओके, तो आपको लास्ट ये तीनों टर्म है वी एस सी, मतलब वॉल्यूम, सिर्फ वॉल्यूम के लिए फर्स्ट, ओके, मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख देता हूँ। वॉल्यूम माइनस सरफेस आप करोगे तो ये सेकंड रिजल्ट मिलेगा। वॉल्यूम माइनस सरफेस माइनस द कुलुम का जो इफेक्ट है वो आप करोगे तो थर्ड नेचर ऑफ ग्राफ ये आपको मिलेगा। अब कंसेप्ट क्या है कि भाई ये कहीं कहीं रिजल्ट्स क्लियर नहीं हो पा रहे, वहाँ पर आयन के लिए ज़्यादा आ रहा है, फिर एग्जैक्ट कम होता जा रहा है, तो और कुछ वहाँ पर उन्होंने फिर लगा कि भाई ये क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो है, लेकिन उन दौरान भी वहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू और क्वांटम मैकेनिक्स कंसेप्ट आ गए थे कि भाई प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन से उनके भी स्पिन मोशन से, और उनकी स्पिन हाफ रहती है। और वहाँ पर जो हमने ये ग्राफ स्टडी किया था, वंस अगेन वी गो फॉर दिस फर्स्ट ग्राफ, कि भाई यहाँ पर ये उन लोगों ने क्वेश्चन हुआ कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लाइटर न्यूक्लियस में तो इक्वल है, जब हम मिडल न्यूक्लियस और हैवियर न्यूक्लियस में जाते हैं तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाता है। अब उसको वहाँ पर सप्रेस करना है, क्योंकि आप जैसे जितना भी एलिमेंट ज़्यादा लोगे वहाँ पर प्रोटॉन नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो उनका रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा। जैसे क्लोरीन ले रहे हो, यूरेनियम में तो 92 प्रोटॉन है, तो कितना रिपल्सिव फोर्स है। तो उसके सप्रेस करने के लिए क्या रहता है नेचर में, उस नेचुरली न्यूट्रॉन नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं वहाँ पर। इफ़ यू सी फॉर दिस आफ्टरवर्ड्स, naturally you found the neutron number will be higher, okay? अब न्यूट्रॉन नंबर बढ़ते ही जा रहे, तो सैगरी चार्ट से उन्होंने देखा कि उन्हें सप्रेस करने के लिए z इक्वल टू n फॉर लाइटर न्यूक्लियस, लेकिन अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इंक्रीजेस। अब यहाँ पर क्या होता है, एज वी एज्यूम द न्यूक्लियर फोर्स वहाँ पर है, न्यूक्लियर फोर्स इज सेम बिटवीन द प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूक्लियर फोर्स तो सेम है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स हमें एक प्रॉपर्टीज और भी देता है, दे विल बी दी चार्ज इंडिपेंडेंट। अब वी यूज, अब क्वांटम मैकेनिक्स हम यूज करते हैं, वहाँ पर z इक्वल टू n है तो वहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ओके। अब यहाँ पर हम एवरेज पोटेंशियल वहाँ पे देखें कि भाई एक न्यूक्लियन से उसका एवरेज पोटेंशियल आसपास में कितना होगा, तो A-1 न्यूक्लियंस वो वहाँ पर उसकी एवरेज पोटेंशियल होगी, और उसका एनर्जी लेवल्स हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो वहाँ पर हमें पता है कि एज वी नाउ वी गो फॉर द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एज पर क्वांटम मैकेनिकल टर्म, इसको इफेक्ट जो है यहाँ पर ये देखो, ये सिमेट्री नहीं फॉलो कर रहा है, ए सिमेट्री टर्म, मतलब अप टू सर्टेन लाइटर न्यूक्लियस, जैसे हम हीलियम ले लेते हैं, नियॉन ले लेते हैं, तो 10 न्यूट्रॉन 10 प्रोटॉन, उसके बाद आप देखोगे तो चेंजेस आ रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज हो जाती है, तो ये सिमेट्री वहाँ पर नहीं दिख रही है, सिमेट्री विल बी चेंजेस। तो ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसको इफेक्ट को कहते हैं एसिमेट्रिक इफेक्ट, और उसको डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिकल टर्म्स। तो नाउ वी डिस्कस फॉर द एसिमेट्री टर्म, ओके। अभी नाउ वी अप्लाई द क्वांटम मैकेनिक्स और उनका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कि भाई उनका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता रहेगा। तो एज वी गो फॉर द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर आप एनर्जी लेवल्स वहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते, इफ यू गो फॉर द
यहाँ पर आप देखोगे कि भाई एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एट सिंगल लेवल विथ सम स्पेसेस आर देयर। क्वांटाइज स्टेट हम जो कहते हैं स्पेसिफिक एनर्जी स्टेट होगा न्यूक्लियस के अंदर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हमें पता ही है कि भाई प्रोटॉन का स्पिन प्लस हाफ माइनस हाफ, न्यूट्रॉन का स्पिन प्लस हाफ माइनस हाफ। और अब पॉली प्रिंसिपल लगाते हैं। व्हाट इज पॉली प्रिंसिपल? पॉली प्रिंसिपल क्या है? एनीवन नोस? व्हाट इज पॉली प्रिंसिपल? याद है किसी को? पॉली प्रिंसिपल आपने सुना ही होगा। एनीवन? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सर। हाँ, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हाँ सर, तो उसका तो सिंपल है ना कि हम कोई भी पार्टिकल लेते हैं तो उसके सेम क्वांटम नंबर एक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उनका क्वांटम नंबर ऑपोजिट होगा। ओके, गुड, सही है, यही आंसर है। कि सपोज हमने जो ये एनर्जी स्टेट डिफाइन किया E1, ग्राउंड ग्राउंड स्टेट ले लेते हैं E0, ओके, E1, E2। अब यहाँ पर हमारे जो डिस्कशन है वो प्रोटॉन के लिए है एज वेल एज न्यूट्रॉन के लिए है। तो प्रोटॉन का स्पिन प्लस हाफ भी रहेगा, माइनस हाफ भी स्पिन है। और न्यूट्रॉन में हम देखते हैं प्लस हाफ स्पिन माइनस हाफ स्पिन। तो पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी आप पार्टिकल लेते हो, द सेम क्वांटम नंबर वाले पार्टिकल हो गए तो वो एनर्जी स्टेट पे फिल नहीं हो पाएंगे। डिफरेंट कोई भी एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पर दो एक पार्टिकल एज पर पॉली प्रिंसिपल, एक एनर्जी स्टेट पे एक प्रोटॉन विथ स्पिन प्लस हाफ ले लेते हैं और दूसरा प्रोटॉन की स्पिन माइनस हाफ लेते हैं, तो दो प्रोटॉन आ सकते हैं एक एनर्जी स्टेट में। और दूसरे वहाँ पर आप न्यूट्रॉन भी रख सकते हो विद डिफरेंट। न्यूट्रॉन का एक प्लस हाफ क्वांटम नंबर रहता है स्पिन का और दूसरे का माइनस हाफ होता है। वैसे आप एनर्जी स्टेट फिलअप करते जाइए, इफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर इक्वल नंबर, तो उस तरह से उसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब हमने देखा ये जो इक्वल नंबर है वो तो लाइटर न्यूक्लियस के लिए ही है। इफ यू गो फॉर मतलब z इक्वल टू n, ये लाइटर न्यूक्लियस के लिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पर प्रोटॉन भी इक्वल है न्यूट्रॉन भी है विच इज इक्वल टू a/2। ओके, इफ z एंड n इज E1, मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं a/2 कह सकते हैं इफ z एंड n इज even, नॉट odd। तो ये हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं कि सेम प्रोटॉन और सेम न्यूट्रॉन है। अब जेड एन एन इज नॉट सेम, मतलब न्यूट्रॉन नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो प्रोटॉन आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यू हैज़ टू ऐड द न्यूट्रॉन नंबर। जितने हैं, एक न्यूट्रॉन आ रहा है, दो न्यूट्रॉन से आपको एनर्जी स्टेट पे उनका मिलता जाएगा। मतलब आप E0, E1, E2 आप एनर्जी स्टेट देखोगे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इफ द न्यूक्लियस मिडल, मीडियम न्यूक्लियस और हैवी न्यूक्लियस, तो वहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर्स बढ़ते हैं रहेंगे। तो अभी हमें वो देखना है कि इफ जेड एंड एन इज नॉट सेम, तो एसिमेट्री टर्म मिलेगा और एसिमेट्री पोटेंशियल भी फाउंड इफ जेड एंड एन, मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर इज नॉट सेम, तब क्या यहाँ पर पोटेंशियल उनका क्या रहेगा वो हमें देखना है। जेड एंड एन इज नॉट सेम, तो एसिमेट्री इज प्रोड्यूस, वहाँ पर वी फाउंड द that will be done, right? Asymmetry is produced, asymmetry is produced and due to this asymmetry, यहाँ पर जो asymmetry वहाँ पे आ रही है उससे हमें देखना है कि भाई n कैसे वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो n को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्यूट्रॉन नंबर को, दैट यू कैन, क्योंकि न्यूट्रॉन नंबर ज़्यादा है तो दैट यू कैन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ n इक्वल टू a/2 प्लस न्यू, सिंबल दे दे, ज़्यादा है मतलब a/2 प्लस न्यू, और z हम कहेंगे a/2 माइनस न्यू। ये कंसेप्ट आ जाता है कि भाई z एंड n इक्वल नहीं है, नॉट आर इक्वल, तो वहाँ पर ये रहता है। और उसकी एनर्जी डिफरेंस जो है E0 टू E1 और E1 टू E2, हम उसे कुछ स्पेसिफिक सिंबल दे देते हैं कि भाई उनका जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच वो डेल्टा टर्म है। ठीक है, डेल्टा टर्म्स हम लिख देते हैं।
तो भाई उसका एनर्जी कुछ पर्टिकुलर डेल्टा है। ओके, अभी यहाँ पर हमें टू वे से हम उन्हें रिप्रेजेंट और डिराइव कर सकते हैं इनका कंसेप्ट। फर्स्ट वी गो फॉर बेसिक कंसेप्ट, हम ले लेते हैं वहाँ पे एनर्जी E1 और E2 के लिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। भाई एक्सेस न्यूट्रॉन्स है तो वो कैसे करते हैं, तो वंस अगेन आई विल प्लॉट दैट ग्राफ और उससे हम यहाँ पे कैलकुलेशन देखते हैं कि भाई पहले हम ले लेते हैं एनर्जी जो इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उसके लिए प्लॉटिंग करके बता देते हैं। सपोज आप देख लो यहाँ पर, तो वी प्लॉटिंग फॉर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसके लिए प्लॉटिंग कर लेते हैं पहले और उसी के सामने अनइक्वल पार्ट के लिए जैसे इक्वल नंबर हम ले लेते हैं फॉर E0 स्टेट यहाँ पर, दैट विल बी 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स। सेकेंड स्टेट हम ले लेते हैं फिर से 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स एंड द थर्ड स्टेट दैट विल बी 2 प्रोटॉन्स एंड द 2 न्यूट्रॉन्स। वैसे ही सिमिलरली हम वहाँ पर देखें कि भाई ये जो फिल्ड अप स्टेट है उनके पैरेलली हम ये ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। अब वो जो फील्ड ऑफ स्टेट है और एक्सेस है उनके लिए यहाँ पे बता देते हैं, वो आप वहाँ पर भी प्लॉट कर सकते हो और इफ़ यू प्लॉट अदर वे तो आप यहाँ पर भी प्लॉट कर सकते हो फिर से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दैट विल बी, ये एक स्टेट हम इक्वली ले लेते हैं। सपोज ये फील्ड ऑफ स्टेट है यहाँ के लिए, अप टू दिस स्टेट वी टेक दिस प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मतलब ये ग्राउंड स्टेट से आप स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब ये फील्ड स्टेट, ये जो एनर्जी स्टेट है। ओके, ये एनर्जी है वो सेम स्टेट पर है। अब हम जो एक्सेस है, एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट यू कैन हियर यू कैन ड्रॉ दैट एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जितने भी आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो इंक्रीज हो रहे यू कैन प्लॉट इन दैट। तो ये एनर्जी स्टेट क्या बताता है, दैट विल बी लेसर, मतलब यहाँ पर A/2 माइनस न्यू प्रोटॉन यहाँ पर रहेंगे, A/2 माइनस न्यू प्रोटॉन और A/2 माइनस न्यू न्यूट्रॉन, ये एनर्जी स्टेट, मतलब इस स्टेट के नीचे यहाँ तक। ओके, उससे यहाँ पर क्या होगा, एक्सेस है, यहाँ से आपको एक्सेस स्टेट मिल रहा है जो मैंने राइट टिक किया, दैट विल बी द एक्सेस स्टेट। अब ये डिफरेंस क्या होगा, दैट विल बी न्यू प्रोटॉन्स एंड न्यू न्यूट्रॉन्स है, तो यहाँ पे कितने रहेंगे, 2 न्यू, हम उन्हें डिफाइन कर सकते हैं, दैट विल बी न्यू प्रोटॉन्स एंड न्यू न्यूट्रॉन्स, तो देयर विल बी 2 न्यू न्यूट्रॉन्स और दोनों मिला के 2 न्यू हम कह सकते हैं। उसे आपको लिखना है तो यू विल राइट दैट हियर न्यू प्रोटॉन्स एंड न्यू न्यूट्रॉन्स एंड दैट यू कैन डिफाइन एज ए 2 न्यू। अब हमारे जो एक्सेस एनर्जी है दैट यू कैन कैलकुलेट फॉर फर्स्ट, ये स्टेट जो है यहाँ पर इसके लिए हम कर रहे हैं, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, राइट। तो इसको हम प्लॉटिंग कर देते, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते ए यहाँ पर जो एनर्जी लेवल डायग्राम और ये बी, अभी आप ए से हम कैलकुलेट करते कि वहाँ पर एनर्जी डिफरेंस और क्या मिल रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर 4 पार्टिकल्स है, यू सी दैट 2 प्रोटॉन्स एंड दी 2 न्यूट्रॉन्स, तो 4 पार्टिकल्स और फर्स्ट E0 स्टेट पे हम इसके लिए देखते हैं फॉर ए, एनर्जी लेवल ए के लिए देखिए, तो आपको मिलेगा 4 इंटू डेल्टा, फिर सेकंड पे आप देखोगे यहाँ पे 4 डेल्टा प्लस 4 टाइम्स ऑफ, जैसे एनर्जी स्टेट का डिफरेंस आप लेते जाओगे, इफ़ यू गो फॉर दिस एनर्जी डिफरेंस दैट विल बी डेल्टा, यहाँ पे वो डेल्टा प्लस है, तो 4 इंटू डेल्टा एक डिफरेंस, ये ग्राउंड स्टेट, फिर E1 एग्जैक्ट स्टेट, इसको हम E1 के लिए E1 ना रिप्रेजेंट कर दो, एनर्जी स्टेट आप जो कैलकुलेट कर रहे हो फॉर ए दैट विल बी E1, और फिर से वंस अगेन आई विल राइट, तो कन्फ्यूजन ना हो आपको,
E1 स्टेट के लिए आप कैलकुलेट करो तो E1 इक्वल टू 4 डेल्टा प्लस उसके जो भी अपर स्टेट है 4 इंटू 2 डेल्टा 4 पार्टिकल्स प्लस 2 डेल्टा प्लस 4 इंटू 3 डेल्टा प्लस जो टर्म्स आ रही है वहाँ पर दैट विल बी न्यू प्रोटॉन्स और न्यू न्यूट्रॉन मतलब 2 न्यू, तो प्लस हम यहाँ पे आप कैलकुलेट करते जाओगे तो लास्ट यू कैन गेट न्यू बाई 2 टर्म्स. ओके, न्यू बाई 2 टर्म्स मतलब न्यू प्रोटॉन्स एंड न्यू न्यूट्रॉन्स है तो दैट विल बी न्यू बाई 2 टर्म्स. और उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, उसको आप इक्वेशन फॉर्म कर दीजिए तो 4 डेल्टा विल बी कॉमन 1 प्लस 2 प्लस 3 न्यू बाई 2 टर्म्स. You can write as a न्यू बाई 2 टर्म्स. अब उसको सिंप्लीफाई करिएगा तो यू गेट दिस, जो इक्वेशन है उन्हें आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 डेल्टा इंटू न्यू बाई 2 इंटू न्यू बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. उसको सिंप्लीफाई करिए 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू न्यू टर्म्स. ओके, दैट विल बी प्लस न्यू बाई 2 टर्म्स. तो उसको आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो न्यू बाई 2 इंटू न्यू बाई 2 प्लस 1 बाई 2. अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लीजिए, 4 विल बी कैंसिल and last you can got delta into v square by 2 plus v. You get result delta into v square by 2 plus nu. Nu square by 2 plus nu, that is for energy state E1. Similarly you go for B. यहाँ B स्टेट जो हमने लिया है, ओके, यहाँ पर आप एनर्जी स्पेक्ट्रम देखोगे, ये हमने E1 नाम दे दिया. हमने जो स्टेबल है कि एक्सेस न्यूट्रॉन नहीं है उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको हमने एनर्जी स्टेट E1 से हमने रिप्रेजेंट किया. आप E0 E1 या तो स्पेसिफिक ई एनर्जी स्टेट डिफाइन करो और इसको कुछ सिंबल दे सकते हो EY EX एनर्जी स्टेट फॉर दिस और EY फॉर एक्सेस न्यूट्रॉन. तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना है वहाँ पर. तो वी गिव द वर्ड E2 हम देते हैं. फॉर बी आपको देखना है ये नेचर. तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, दैट विल बी एक्सेस जो न्यूट्रॉन्स है. यहाँ तक तो सिमिलरली यही है 4 डेल्टा 4 प्रोटॉन्स 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स मतलब 4 पार्टिकल्स और डेल्टा डिफरेंस. अब यहाँ पर जो एक्सेस है वो 2 ही पार्टिकल्स है तो उसको आपको रिप्रेजेंट करना होगा इन टर्म्स ऑफ 2 पार्टिकल्स डेल्टा डिफरेंस प्लस वहाँ पे आगे कैसे बढ़ते जाएंगे 2 इंटू 2 डेल्टा, हम उसका इक्वेशन बना लेते हैं, प्लस 2 इंटू 3 डेल्टा प्लस यहाँ पर क्या है न्यूट्रॉन ही है सिर्फ, टर्म न्यूट्रॉन को न्यू टर्म से डिफाइन कर लेते हैं दैट विल बी न्यू टर्म्स. वहाँ पे हमने डिफाइन किया था न्यू बाई 2 सर. हाँ 1 मिनट. हेलो सर. हाँ बोलिए. हाँ, बस ये स्क्रीन नहीं दिख गई थी इसलिए. हाँ सही है, अच्छा किया आपने. बता देना दैट विल बी. अब फिर से मैं बता देता हूँ, ये हमने E1 के लिए जो भी कैलकुलेट किया है यहाँ तक तो आपने हमने देख लिया. अभी हम सेकंड ये नई एनर्जी देखिए. तो यहाँ पर एक्सेस जो न्यूट्रॉन्स है वो 2 न्यूट्रॉन है एक्सेस. उसके लिए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा उसका इक्वेशन हमने डिफाइन कर दिया. E2 इक्वल टू 2 डेल्टा प्लस 2 इंटू 2 डेल्टा प्लस 2 इंटू 3 डेल्टा प्लस अप टू न्यू टर्म्स, क्योंकि वहाँ सिंगल न्यूट्रॉन ही है, न्यू टर्म्स हम डिफाइन कर रहे हैं. अब उसका आप इक्वेशन सिंप्लीफाई करोगे तो जो आपको रिजल्ट्स मिलेगा दैट विल बी 2 डेल्टा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू न्यू टर्म्स. ओके, अप टू ओके अप टू यू कैन राइट अप टू न्यू टर्म्स. और उसको इक्वेशन सिंप्लीफाई करोगे तो लास्ट जो आपकी इक्वेशन बन जाएगी दैट विल बी 2 डेल्टा दैट विल बी न्यू इंटू न्यू प्लस 1 डिवाइड बाय 2. और उसको आप सॉल्व करोगे यहाँ पर दैट यू कैन गेट रिजल्ट फॉर E2 दैट विल बी 2 विल कैंसल देन डेल्टा इंटू वी स्क्वायर और न्यू स्क्वायर प्लस न्यू, ये टर्म रहेगा.
अब उसको आप सॉल्व करोगे, ये जो डिफरेंस है यहाँ पर आप स्पेक्ट्रम देखोगे कि मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ तक तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, ए और बी आप नीचे देखो, या उसको एक्सेस जो मेन डिफरेंस ये E2 के लिए हमने कैलकुलेशन किया अपर अपर लेवल के लिए, ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, और पहला हमने इसके लिए कैलकुलेशन किया दिस पार्ट। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो आपको करना होगा E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 टू गेट द रिजल्ट दैट E2 आपको मिल रहा था डेल्टा न्यू स्क्वायर प्लस न्यू माइनस, तो आपको जो E1 मिल रहा है दैट विल बी डेल्टा V स्क्वायर और न्यू स्क्वायर बाई 2 प्लस न्यू। ओके, और आप इसको डिफरेंस करोगे तो डेल्टा, इफ यू सिंप्लीफाई दिस, तो डेल्टा V न्यू स्क्वायर प्लस डेल्टा न्यू माइनस that you can get minus delta न्यू स्क्वायर बाई 2 प्लस, और वो भी साइन क्या हो जाएगी माइनस, दैट यू कैन गेट माइनस डेल्टा न्यू। ओके, और यहाँ पर आपको जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपका टर्म कैंसिल हो जा रहा है। अब डेल्टा न्यू स्क्वायर, ओके, एंड दैट विल बी माइनस ऑफ डेल्टा न्यू स्क्वायर बाई 2, तो आपका क्या रिजल्ट मिलेगा 1 माइनस 1/2, तो दैट विल बी 1/2, और रिजल्ट आपको मिलेगा विच इज इक्वल टू डेल्टा न्यू स्क्वायर बाई 2। इफ यू सिंप्लीफाई दिस दैट इज E2 माइनस E1 रिजल्ट वो आपको मिल रहा है। अब न्यूट्रॉन नंबर हमने लिया था a/2 प्लस न्यू, और प्रोटॉन नंबर लिया था वो a/2 माइनस न्यू, और n माइनस जेड आपको करना है, यू कैन गेट। अभी हम फिर से वो कैलकुलेशन देखिए, आगे जो हमने रिप्रेजेंट किया है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ओके, a/2 प्लस न्यू, a/2 माइनस न्यू, और वहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इसे n माइनस जेड। अब कर लीजिए n माइनस जेड क्या मिलेगा आपको, n माइनस जेड इक्वल टू a/2 प्लस न्यू फॉर न्यूट्रॉन माइनस a/2 minus न्यू, तो a/2 will cancel, न्यू प्लस न्यू which is equal to 2 न्यू, that is n minus z, और वहाँ पे आपको न्यू की वैल्यू मिल जाएगी, न्यू इक्वल टू n नंबर ऑफ एक्सेस न्यूट्रॉन n माइनस जेड डिवाइड बाई 2, और उसको एनर्जी जो हमने डिफरेंस फाइंड किया, जो हमें रिजल्ट मिल रहा था, एनर्जी इक्वल टू, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, E इक्वल टू डेल्टा न्यू स्क्वायर बाई 2 और डेल्टा इंटू न्यू स्क्वायर आपको क्या मिल रहा है n माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2, न्यू स्क्वायर बाई 2 है, न्यू n माइनस जेड मतलब वो 2 स्क्वायर 4 होगा, और 4 इंटू 2, तो ये आपका हो जाएगा 8, दैट विल बी एनर्जी डिफरेंस। और उसको आप कांस्टेंट टर्म जो है डेल्टा और वो टर्म, उसको आप एक फॉर्म में लिख लीजिए, तो आपको इक्विवेलेंट जो वैल्यू मिलेगा उसको ए सिमेट्री इंटू एन माइनस जेड स्क्वायर, 8 भी वहाँ पे ले लीजिए, तो एन माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस जेड द होल एन माइनस जेड द होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए मिल रहा है। ओके, अब ये कंसेप्ट आपको समझना है कि डेल्टा और ए का रिलेशन क्या है, वो मैं बता देता हूँ। अभी डेल्टा और ए जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब मास नंबर बढ़ता जाएगा तो एनर्जी डिफरेंस जो है डेल्टा वो कम होता जाएगा। तो डेल्टा एंड 1/a का रिलेशन ये है, इसीलिए यहाँ पर ए टर्म इंक्लूड किया है, और वही टर्म आपको आप देखोगे दैट यू कैन गेट ये एनर्जी जो डिफरेंस है, आप हायर लेवल पे जाते जाओगे तो इनका डिफरेंस जो है वो कम होता जाएगा। पहले हमने डेल्टा ये लेके लिया था कैलकुलेशंस, और आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ये रिलेशंस, तो आपको एसिमेट्री इफेक्ट जो है वो एग्जैक्ट फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा, दैट विल बी बाइंडिंग एनर्जी जो है, हम एनर्जी का ही कंसेप्ट देख रहे हैं, वो आपको मिलेगा, दैट विल बी यू कैन कैलकुलेट फॉर asymmetry part that will be n minus z the whole square divided by a। अब आप अलग अलग जो टर्म है उनके लिए आप कैलकुलेशंस करोगे
फॉर एसिमेट्रिक पार्ट। तो ये भी क्या करता है, ये बाइंडिंग एनर्जी एसिमेट्रिक इफेक्ट है, मतलब एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। इफ यू गो फॉर दिस पार्ट, हायर बाइंडिंग एनर्जी स्टेबल है, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको कुछ स्टेबल मिलेगा। अब एक्सेस जो न्यूट्रॉन्स आपको मिल रहा है वो भी क्या कर रहा है, बाइंडिंग एनर्जी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। जो एक्चुअल इक्वल जो पर्टिकुलर बाइंडिंग एनर्जी है वो कम हो रही है। तो आपकी जो मेन फार्मूला है ये आपकी बन जाएगी, इफ यू इंक्लूड दिस होल टर्म, तो बाइंडिंग एनर्जी विच इज इक्वल टू वॉल्यूम टर्म माइनस सरफेस टर्म माइनस कूलम्बिक इफेक्ट और माइनस एसिमेट्रिक इफेक्ट माइनस एसिमेट्री। ये चार टर्म हमने डिस्कस कर लिए। ये जो एसिमेट्रिक इफेक्ट है वो क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे उन्होंने डिस्कस किया है। वंस अगेन वी रिवाइज द पार्ट। यहाँ पे आप देखिए कि हमने लिया है कि भाई एनर्जी जो डिफरेंस है, द पोली प्रिंसिपल अप्लाई किया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वहाँ पे दो दो ही आ सकते पर्टिकुलर एनर्जी लेवल विथ डिफरेंट क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर हम डिफरेंट ले लेते, एक प्रोटॉन का प्लस आर दूसरे का माइनस आर, उस तरह से आप एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब एक्सेस जो न्यूट्रॉन्स है वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, दिस विल बी द एक्सेस न्यूट्रॉन। ओके, अभी ये हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो a/2 माइनस न्यू प्रोटॉन्स है, ओके दिस वन, एंड a/2 माइनस न्यू न्यूट्रॉन्स है, वो यहाँ तक फिलअप हो जाता है, एक्सेस न्यूट्रॉन यहाँ पर फिलअप कर। तो उसके लिए हम ये कैलकुलेशन आप यहाँ से भी कर सकते हो और अप टू दिस एनर्जी लेवल, एक्सेस न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे, तब तक क्या हो रहा है, उसका एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखा इस तरह से है, 4 डेल्टा प्लस 4 टाइम्स 2 डेल्टा 4 टाइम्स 3 डेल्टा 3 डेल्टा डिफरेंस, ऐसे कितने भी है तो उसकी इक्वेशंस ये फॉर्म में बनेगी, प्लस न्यू बाई 2 टर्म्स। मतलब हम न्यू को डिफाइन करें, न्यू प्रोटॉन्स न्यू न्यूट्रॉन्स, तो न्यू बाई 2 टर्म्स वहाँ पर हम उनको इक्वेशन ले रहे हैं। और उसी को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये इक्वेशन बन जाएगा, न्यू बाई 2 इंटू न्यू बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और आपको ये रिजल्ट मिलेगा इवन। वैसे ही E2 हमने जो कैलकुलेशन किया फॉर एक्सेस न्यूट्रॉन्स, और एक्सेस न्यूट्रॉन्स के लिए इक्वेशन बनाओगे तो वहाँ पे दो ही न्यूट्रॉन्स है, तो 2 इंटू डेल्टा 2 इंटू 2 डेल्टा प्लस 2 इंटू 3 डेल्टा प्लस न्यू टर्म्स। अब उसको इक्वेशन आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, E2 इक्वल टू डेल्टा इंटू न्यू स्क्वायर प्लस न्यू। ये दो इक्वेशन बन जाते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 करोगे तो आपको लास्ट रिजल्ट जो मिलेगा वो ये मिलेगा। अब हमें न्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। न्यू क्या है, तो हमने जो स्टार्टिंग में डिफाइन किया था, एन एक्सेस न्यूट्रॉन्स है, तो एन इक्वल टू a/2 प्लस न्यू, जेड इक्वल टू a/2 माइनस न्यू, एन माइनस जेड क्या होगा, तो एन माइनस जेड आपको वैल्यू मिल जाएगी 2 न्यू। उसमें से न्यू आपने डिफाइन कर लिया। अब आपको न्यू जो है वो क्या मिल रहा है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो डेल्टा एन माइनस जेड द होल स्क्वायर डिवाइड बाई 8, ये 8 है, दिस विल बी डेल्टा। अब डेल्टा और ए का रिलेशन ये है, यहाँ पर आप देखोगे फॉर्मूला में ये सब्स्टिट्यूट किया होगा, तो ये कंसेप्ट से वो डिराइव किया है, एसिमेट्री कांस्टेंट टर्म समथिंग एन माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई ए, 8 यहाँ पे ले लिया कांस्टेंट, दिस पार्ट इज सम कांस्टेंट पार्ट एसिमेट्री, उनकी कुछ वैल्यू होगी एमईवी में, वो लास्ट हम देखते हो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है प्रैक्टिकल से। तो ये चार कंसेप्ट हमने देख लिए, जो वॉल्यूम टर्म है, सरफेस टर्म और कूलम्बिक इफेक्ट, ये क्लासिकल कंसेप्ट है। एसिमेट्री टर्म देखा, वो भी बाइंडिंग एनर्जी कम करती है एसिमेट्रिक इफेक्ट की। अब हमें और एक कंसेप्ट यहाँ पे देखना है इनके बाद, लेकिन अभी यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो एसिमेट्री में तो आप पूछ सकते हो, इफ यू हैज एनी क्वेश्चन। ये समझ आया आप लोगों को भाई? 11:55 हुआ है, अभी अभी एक टर्म उनके बाद हमें देखना है, फिर ये पूरा हमारा कंसेप्ट यहाँ पे पूरी फार्मूला बन जाएगी। क्लियर एसिमेट्रिक इफेक्ट? इफ एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क, अभी पूछ सकते हो या लास्ट में भी आप पूछ सकते हो। नाउ वी गो फॉर द कंसेप्ट पेयरिंग इफेक्ट। और एक इफेक्ट यहाँ पे होती है बाइंडिंग एनर्जी में, दैट विल बी पेयरिंग इफेक्ट। ओके, अब पेयर, जैसे कि मैं आपको पूछूं कि
पेयर हो, जैसे कि पेयर बनी हुई रहती है प्रोटॉन प्रोटॉन की, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, इफ 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। ओके, आपके लिए क्वेश्चन है, सपोज 2 प्रोटॉन है और सेकंड है 3 प्रोटॉन, उसमें पेयरिंग इफेक्ट मतलब बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? दो प्रोटॉन है और 3 प्रोटॉन है आपके पास। ओके, या तो आप यहाँ पे एक सिंपल ले लेते हैं कि भाई 3 प्रोटॉन्स की जगह पे एक और क्वेश्चन, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 प्रोटॉन से और एक सिंगल प्रोटॉन से, तो पेयरिंग इफेक्ट कहाँ पे ज़्यादा होगा, बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? फॉर दिस क्वेश्चन इसके लिए आंसर देना। सुन रहे हो ना स्टूडेंट? 2 प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन है, तो बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? एनी आइडिया? सुनाई तो दे रहा है ना आप लोगों को? यकुम, जी सर। 2 प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन है, तो बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? क्या सर? 2 प्रोटॉन है और एक सिंगल प्रोटॉन है, सर ठीक है, सिंगल 2 प्रोटॉन प्रोटॉन को है किससे बाइंडिंग करेंगे? और एक सिंगल प्रोटॉन है, बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? सर सिंगल प्रोटॉन को किसके साथ बाइंड करेंगे? नहीं, मतलब हम आइसोलेट ले लेते हैं, एक सिंगल ही प्रोटॉन है हाइड्रोजन, और 2 अच्छा प्रोटॉन वाला एक एलिमेंट ले लेते हैं। सर, बाइंडिंग एनर्जी तो दो पार्टिकल से ही कैलकुलेट होते हैं ना। सिंगल ले हाइड्रोजन, तो उनका भी कुछ बाइंडिंग एनर्जी होगा ना? सर बाइंडिंग का मतलब हम किसी के साथ जोड़ते हैं तभी एनर्जी होती है ना। अगर दो प्रोटॉन को हम जोड़ते हैं तो उनका मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तब जाके हाँ हमें सही बाइंडिंग है, एनर्जी मिलती है। हाँ सही है। लेकिन आप सिंगल हाइड्रोजन लेते हो और न्यूक्लियस के अंदर है कि नहीं है सिंगल प्रोटॉन, जी सर। उसका कुछ बाइंडिंग एनर्जी होगा? यस सर। होगा ही ना। सिंगल हाइड्रोजन लेते हैं, इफ यू सी द ग्राफ, एग्जैक्ट जीरो तो नहीं होगा। नहीं सर। हाँ, तो सिंगल प्रोटॉन का भी कुछ ना बाइंडिंग एनर्जी, मतलब ऐसे तो सही बात है आपका कंसेप्ट कि भाई बाइंडिंग दो पार्टिकल के बीच हम कह सकते हैं, लेकिन कोई सिंगल है मतलब आइसोलेट है, 3 लेते हैं, चलो आपको ये कंसेप्ट नहीं आ रहा तो हम ये पहला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 प्रोटॉन एंड 3 प्रोटॉन। वहां पर क्या हो जाता है, 2 प्रोटॉन है और एक सिंगल है, वो जी कंसेप्ट सर। तो ले सकता है। जी सर। तो वहां पे आप देखोगे कि पेयर जो बनेगा इन बिटवीन दिस 2 प्रोटॉन, देयर बाइंडिंग एनर्जी इज मोर कंपेयर टू दिस आइसोलेटेड। कोई आइसोलेट है, ओके, तो वो बाइंडिंग एनर्जी क्या करता है, वो आइसोलेट की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी कंपेयर टू दिस 2 प्रोटॉन। तो यहाँ पे क्या करता है कि पेयरिंग इफेक्ट हमें देखना है, कि सपोज यहाँ पे देखते हैं पेयरिंग टर्म, यही एसिमेट्रिक इफेक्ट यहाँ पर भी हमने देखा कि भाई हमने प्रोटॉन प्रोटॉन डिस्ट्रीब्यूट किए, कई बार क्या होता है कि एक सिंगल प्रोटॉन आएगा एनर्जी लेवल में, यहाँ पे एक सिंगल प्रोटॉन है और कई बार एक सिंगल न्यूट्रॉन मिला, तो वो क्या करता है, वो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी उन न्यूक्लियस की, कम होगी। ओके, तो पेयरिंग इफेक्ट भी इंक्लूड करना है, तो पेयरिंग इफेक्ट का कंसेप्ट यही लेना है। तो उसके लिए यहाँ पर इफ आई विल टू राइट, एक हमें उनका टेबल आपको ये याद रखना है। ए ले लेते हैं मास नंबर, अब मास नंबर इवन है या ओड है वो मेन पहले तो हमें देखना है। ए, फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बाइंडिंग एनर्जी, और उसका जो फैक्टर है जो हम डिफाइन कर रहे हो डेल्टा से डिफाइन कर रहे हैं पेयरिंग इफेक्ट, यहाँ पर डेल्टा हम ले रहे हैं। डेल्टा इज एनर्जी डिफरेंस नहीं है, आपको उसको सिंबल चेंज करना है तो ये से डेल्टा ले लीजिए, बुक में ये डेल्टा दिया, आप जो भी लेना चाहते हो। अब मास नंबर आपका इवन है, ओके, इवन मास नंबर है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे, प्रोटॉन भी इवन नंबर में मिल रहा है, ई हम डिफाइन करें, न्यूट्रॉन भी इवन ई पे मिल रहा है, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी,
हाई होगी। ओके, बाइंडिंग एनर्जी इज हाई। ओके, और डेल्टा जो होगा, जो पेयरिंग इफेक्ट होगी, वो पॉजिटिव इफेक्ट होगा। डेल्टा इज अ पॉजिटिव इफेक्ट। अब ओड ओड है, इवन है, लेकिन उसमें आपको प्रोटॉन भी ओड मिल रहे हैं, न्यूट्रॉन भी ओड मिल रहे हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी उनकी, कम हो जाएगी, लो। इवन 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 मास नंबर के लिए हम बात कर रहे हैं। इफ यू टेक दी इवन मास नंबर, और यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी फॉर दिस प्रोटॉन के लिए ओ, यहाँ पर राइट, फॉर न्यूट्रॉन ओ, ओड नंबर, ये बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, और डेल्टा का जो टर्म मिलेगा आपको, दैट विल बी पॉजिटिव फॉर दिस। अभी पता नहीं नेटवर्क इश्यूज आ गए। पॉजिटिव, पॉजिटिव इनके लिए मिलेगा रिजल्ट, और यहाँ पे आपको मिलेगा नेगेटिव, ये रिजल्ट आपको नेगेटिव। और ओड न्यूक्लियस है, सपोज ये विल राइट ए इज ओड, आपका मास नंबर ओड है, इवन नहीं है, मास नंबर ओड आपको मिल रहा है, तो उनके लिए जो पेयरिंग इफेक्ट होगा, इवन ओड और ओड इवन। आप कोई भी ऐसे न्यूक्लियस ले लीजिए, जैसे कि नाइट्रोजन है 7 and 14, तो मास नंबर इवन है, और 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन्स है, तो ओ डॉट टर्म आया। ओके, उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, और डेल्टा फैक्टर होगा वो नेगेटिव मिलेगा। ये एग्जांपल है। सपोज ऑक्सीजन ले लीजिए 8O16, इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपने लिया 7 and 14, मैं यहाँ लिख तो रहा हूँ, मोबाइल स्क्रीन में लिखा जा रहा है, आपको यहाँ पे नहीं आ रहा है, नेटवर्क स्पीड कम है इसीलिए। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सपोज आप लिख सकते हो 7 and 14, तो यहाँ पर आप देखोगे ये एग्जांपल मिलेगा ओड ओड। आप ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन 8O16, ओके, 8O16, तो यहाँ पर इवन है मास नंबर, लेकिन प्रोटॉन 8 इवन, न्यूट्रॉन 8, बाइंडिंग एनर्जी हाई होगी, और वो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव करेगा। मतलब जो आप प्लस करोगे वहाँ पर पॉजिटिव टर्म, वो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाएगा, ये बाइंडिंग एनर्जी क्या करेगा, कम करेगा, वो तो टर्म में से माइनस करना है आपको। वैसे ही यहाँ पर इवन है आपका, सपोज न्यूक्लियस ओड है, ओड न्यूक्लियस है, ओड के लिए कोई एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे कि फ्लोरीन ले सकते हो। ओके, एज यू टेक अदर एलिमेंट, इससे पहले कार्बन ले लीजिए, या तो आप अदर एलिमेंट जो भी, लिथियम ले लीजिए। इफ़ यू गेट दैट ओड न्यूक्लियस, ओड मास नंबर, उसमें दो पॉसिबिलिटी है, इवन ओड और ओड इवन। तो यहाँ पर आपको दो पॉसिबिलिटी है, आइदर दैट विल बी इवन और आइदर दैट विल बी ओड। या तो प्रोटॉन नंबर इवन हो सकते हैं ओड, या ओड इवन है। ये पेयरिंग इफेक्ट क्या करेगा, ओड इवन टर्म आएगी आपको, तो ये पेयरिंग इफेक्ट इसकी जीरो होगी, दैट विल बी जीरो। सिंपली वी कैन राइट एज ए जीरो। ये ओड नहीं है, ये जीरो टर्म मिलेगा, इसका पेयरिंग इफेक्ट आपको जीरो मिलेगा, मतलब डेल्टा टर्म ये जीरो ऐड कर देगा। मतलब आपका न्यूक्लियस कैसा है उस हिसाब से पेयरिंग इफेक्ट प्लस होगी या तो माइनस होगी। आपका इवन न्यूक्लियस मास नंबर कैसा, इवन है या ओड है, पहले वो चेक करना है। अब उसका फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन देख लो, इवन इवन है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी हाई होगी, तो डेल्टा प्लस होगा मेन फॉर्मूला में, या तो ओड ओड है तो डेल्टा माइनस होगा। आपका ज़्यादातर तो आपको रिजल्ट ये चार से ही मिल जाएगा, जो हमने ये चार देखा, वॉल्यूम टर्म, सरफेस टर्म, कूलम टर्म, एसिमेट्री टर्म। लेकिन पेयरिंग इफेक्ट भी हमें इंक्लूड करना होगा, दैट इज वन क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट। तो प्लस और माइनस आपका ये रिजल्ट होगा, प्लस और माइनस डेल्टा। तो ये पूरी बन जाती है वेसर सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला। उसको हम लिख सकते हैं, लेकिन नेट स्पीड आ रही है नहीं है, चेक कर लेते हैं, नेट नहीं आ रहा।
इसका स्पीड अभी कम बता रहा है, नहीं तो मैं लिख के यहाँ पे आपको जो जो टर्म मिला है वो रख दीजिए पूरी यहाँ पर। वॉल्यूम टर्म ए बी इंटू ए, सरफेस टर्म, कूलम टर्म, एसिमेट्री टर्म, प्लस और माइनस डेल्टा, ये पूरी बन जाती है वेट्स, ये बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्मूला आ जाती है। और सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला करना है तो आपको E इक्वल टू एम सी स्क्वायर लेना है, और वहाँ से आपको पूरा उसका फॉर्मूला बन जाएगा, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला। और उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब मास ऑफ द न्यूक्लियस कैलकुलेट करना है, तो जो एक्चुअल मास है, ओके, that the mass of that particular protons and neutrons minus the binding energy. Tomorrow we will discuss. Okay, कल तो हमारा एक I will take one extra lecture. अभी नेट आ रहा होता तो 10 मिनट रखता, मैं बता देता 1 मिनट। देखो ये सिंक्रोनाइज हो रहा है, स्पीड नहीं आ रहा है, मतलब जो मैं लिख रहा हूँ मोबाइल पे वो अभी आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा अभी क्लियरली। ओके, कोई बात नहीं, वो लास्ट ही है, ये रिजल्ट्स के कॉन्स्टेंट्स क्या क्या होंगे और उनकी कंसेप्ट क्या है, लेकिन आपको यहाँ तक तो समझ आया होगा, अप टू एसिमेट्रिक एंड पेयरिंग इफेक्ट दैट यू हैव टू इंक्लूड। अभी आपके कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी गो फॉर दिस फार्मूला। ये फार्मूला आपको कैसे डिराइव होता है, किस तरह से आता है, वो पूरा आपको समझ के रखना है। एक बार आज घर पे पढ़िए, और कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ लीजिए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना है फॉर पर्टिकुलर न्यूक्लियस, तो आपको ये पांचों टर्म इंक्लूड करना है, वॉल्यूम टर्म, सरफेस टर्म, कोलम्बिक इफेक्ट, एसिमेट्रिक इफेक्ट एंड द प्लस और माइनस डेल्टा। और इसी के बेस वेत्सर सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला का बेस प्रॉब्लम्स भी पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो हम वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। और उनमें कुछ कंसेप्ट आपको नहीं क्लियर हुए तो दैट वी ऑल्सो डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। नकुम समझ आ रहा है भाई? जी सर। ओके, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है नकुम? नहीं सर, कोई नहीं। कोई नहीं, तो नेक्स्ट क्लास पूछना, आप पढ़ना अभी। ओके ओके, आई विल टेक अटेंडेंस, फिर आपका अभी रिसेस टाइम हो जाता है, थोड़ा लंच ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्लास कुछ भी डाउट हो, वंस अगेन वी सम रिवाइज दैट पार्ट, और कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो।